हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आप लोगों को जो पढ़ाया गया था पिछली वीडियोस में आप लोगों ने रिवाइज़ किया होगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे चीज़ें आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगने लगेगी, है ना। लेकिन आप समय समय पर उसको रिवाइज़ करेंगे तो बहुत ही ईज़ी समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो जो पढ़ा था उसको एक बार जस्ट उसके नाम ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने सबसे शुरू में पढ़ा था क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ा था। ओके, उसके उसके 10 गुणों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक ना। फिर दूसरी जो हमने देखा क्या कि एन बिंदु आवेश है ना, बिंदु आवेशों के कारण क्या क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या चीज़, सतत आवेश वितरण क्या होता है और उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। और सतत वितरण आवेश के प्रकार में पहला प्रकार क्या था, रैखिक आवेश घनत्व, और दूसरा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा था आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तीनों जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, है ना। और इसमें जो फॉर्मूला आ रहा है ना मेन, वो फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, ठीक है। जस्ट मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीज़ था, ठीक ना। जैसे रैखिक आवेश घनत्व है, रैखिक आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा था, उसको हम लैम्डा से शो करते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होते हैं डी क्यू अपॉन ये होता है, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्या चीज़, dq/ds, ठीक है। और तीसरा जो होता है पास क्या चीज़, आयतन आवेश घनत्व, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो इज इक्वल्स टू होता है आपका dq/dv, क्या होते हैं, dv, ठीक है। तो ये जो है तीन फॉर्मूला है ना। रैखिक आवेश घनत्व के लिए ये है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए, और ये है आयतन आवेश घनत्व के लिए। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो डेरिवेशंस करेंगे उसमें ये चीज़ें यूज़ होगा, ठीक ना। तो जब आपको याद रहेगा चीज़ें, जो है कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए रहेगा, तब आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे जस्ट इसी के आगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक है। एक मिनट ना, चलिए, ये चीज़ें हमने पढ़ा था, आयतन आवेश घनत्व, सब चीज़ों को, ठीक। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, उस लास्ट में जब ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको बता दूंगा, ठीक है, आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। जैसे नाम से ना स्पष्ट हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब वैद्युत मतलब तो आपको समझ में आया था कि क्या होते हैं, द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब क्या होते हैं, दो ध्रुव, द्वि मतलब क्या होता है दो, और ध्रुव मतलब होता है ध्रुव। तो दो ध्रुव, जैसे कि हम अगर चुंबक की बात करें तो इसमें भी दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक साउथ ना, जिसको हम प्लस और एक माइनस ऐसे बोल के डिनोट करते हैं, है ना। और जैसे हम केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ते हैं क्या, जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है HCl का, ठीक ना। तो H कौन से चार्ज में रहता है, प्लस चार्ज में रहता है, ठीक है। और क्लोरीन किस में रहता है, माइनस चार्ज में रहता है। तो ये जो HCl है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुवी अणु कहलाते हैं, ठीक है। सेम इसी टाइप के होते हैं वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, एक प्लस आवेश होगा, प्लस क्यू चार्जेस, और दूसरा क्या होगा, माइनस क्यू चार्जेस होगा, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। फिर इसकी जो रियल परिभाषा है उसको देख लेना है, ठीक। तो इसकी जो परिभाषा है उस पर आते हैं। देखो, यदि दो समान परिमाण की विजातीय आवेश, ठीक है, यदि दो समान परिमाण के, परिमाण में क्या रहेगी, वो समान रहेगा, ठीक ना, कि विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, ठीक है, कम दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार, यदि दो समान परिमाण की विजातीय आवेश, ठीक है, मतलब प्लस आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ये जो निकाय है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने सिस्टम को बताया था, निकाय को आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी निकाय मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये दोनों क्या चीज़ है आपका, दोनों से बना एक निकाय है। तो ये दोनों निकाय, मतलब इस निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है। चलिए,
अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो अल्प दूरी बोला गया है वो आखिर अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी, ठीक है। तो इसमें डिनोट किया गया है ए से, उस अल्प दूरी को किससे माना गया है, ए से माना गया है, ठीक है। तो देखो इस डायग्राम में देखो क्या चीज़ है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इन दोनों के दोनों जो है विजातीय आवेश है और दोनों के बीच बहुत ही अल्प दूरी है। यहाँ पर समझाने के लिए आप लोग को थोड़ा से इसमें लेंथ जो है इसकी ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच की जो अल्प दूरी हो कितनी होती है, 2a होती है। कितनी होती है, 2a होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पता रहना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चित्र 1.22 में, ठीक है, इस वाले 22 में देखते हैं क्या चीज़ है। एक वैद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित किया गया है जो दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a, जो कि बहुत ही कम है। अल्प दूरी बोला गया ना, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2a मानकर चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे, 2a, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, बिल्कुल, है ना। ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, इस द्विध्रुव की लंबाई बोलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या चीज़, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना। वैद्युत द्विध्रुव फिर से एक बार देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, है ना। तो जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं तो इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 2a होती है। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको देखते हैं, पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या चीज़ है। अब जस्ट वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया। अब एक इसमें क्या चीज़ है, आपका एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा हुआ है, आघूर्ण क्या होते हैं, ठीक है। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम सदिश P से दर्शाते हैं, एक सदिश राशि, क्या बोल रहे हैं, एक सदिश राशि, मतलब क्या है, इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, ठीक है। तो जिसका परिमाण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ें फिर से एक बार, है ना, जिसका जो परिमाण है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, प्लस आवेश भी हो सकते हैं, माइनस क्यू आवेश भी हो सकते हैं, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी यानी कि 2a के गुणनफल के बराबर होते हैं, है ना। अभी जस्ट हमने दो आवेश पढ़ा था ना, क्या ये माइनस क्यू आवेश है और हमारे थे प्लस क्यू आवेश है। तो यही क्या चीज़ है, आपका वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं क्या कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश, मान लेते हैं क्या चीज़ है वो प्लस क्यू आवेश है, और उनके बीच की दूरी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2a, दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक है। देखो यदि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है परिभाषा के अकॉर्डिंग P इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक आवेश यानी कि Q और दूसरा क्या चीज़ है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2a, यानी कि मेन इसका जो फॉर्मूला बना वो P इज इक्वल्स टू क्या बना, 2aq या 2qa, दोनों एक ही मतलब है, ठीक ना। P इज इक्वल्स टू 2aq। अब आपको याद रखना है क्या कि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2a, दोनों की जो गुणनफल है वही क्या है, आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक ना। देखो जब आप चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का पढ़ेंगे, है ना, तब आगे जाकर ये यूज़ होगा, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक ना, कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर पढ़ा था या पढ़ी थी, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते से चलिए ताकि आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो आई होप यू आप लोग को ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली बात जो समझ में आई होगी, ठीक है। और ये कौन सी राशि है, एक सदिश राशि, यानी कि इसका परिमाण भी होता है और एक दिशा भी होती है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे टेस्ट पढ़ेंगे। इसका हमें मात्रक देखना है कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। अब यहीं से हम इसकी मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे मात्रक निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक ना। ये आपका P इज इक्वल टू कितना निकला है, 2a इंटू a हो जाएगा आपका क्या चीज़, Q, ठीक है। अब 2a भैया क्या चीज़ है, लंबाई है, तो लंबाई है तो इसको हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे, मीटर में, इनटू ये हो गया। अब क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू क्या चीज़ है, आवेश है, आवेश को हम किस में नापते हैं, कूलाम में नापते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कूलाम, यानी कि इसकी जो एसआई मात्रक होगी क्या होगी, मीटर कूलाम होगा। आई बात समझ में, इसकी एसआई मात्रक क्या होगी,
मीटर कूलाम होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते। ठीक है, चलिए अब इसकी जो क्या बोलते हैं, रुक जाइए 1 मिनट ना। ओके ओके ओके, ये हो गया आपके पास क्या चीज़, ऐसा ही मात्रक के बारे में बात हुआ, मीटर कूलाम। ठीक है, अब अगर हम इसकी विमी सूत्र की बात करें, ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू होता है क्या चीज़ है, P इज इक्वल्स होता है 2AQ, यानी कि अगर Q को पहले लिखे तो आवेश का विमी सूत्र होगा, और जो 2A है क्या चीज़ है, लंबाई का विमी सूत्र होगा। तो भैया आवेश आवेश क्या होता है, हम जस्ट अपनी कुछ वीडियोस में, कुछ पहले वीडियोस में हमने देखा था कि जो Q इज इक्वल्स टू हमने यूज़ किया था IT, क्या यूज़ किया था IT, जहाँ पर I क्या चीज़ है, धारा है, विद्युत धारा है, और T क्या चीज़ है, समय है। यानी कि जो आवेश होगी वो क्या होगा, आपका धारा गुना समय होगा, इसका भी सूत्र होगा, और लंबाई तो लंबाई होगा। तो धारा को हम किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, इसलिए यहाँ पर A आया है। ठीक ना, समय को हम किस में नापते हैं, टाइम, यानी कि यहाँ पर हो गया सेकंड में नापते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे T का, टाइम। ठीक, और लंबाई यानी कि लेंथ, तो इसके लिए L हो गया। तो इसमें क्या चीज़ है, क्या पर कोई मास है क्या, नहीं कोई द्रव्यमान है क्या, नहीं, इसलिए M ऊपर में 0 और ये L, क्योंकि विमी सूत्र निकालते हैं क्या लिखते हैं, MLT, इस फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हम इसको जमा दिए MLTA, इतना हमें मालूम है LTA, और M नहीं मालूम, इसलिए हम M0 लगाएंगे ऊपर में। ठीक ना, M0। ठीक है, तो इसकी विमी सूत्र क्या हो गया, M0 LTA। ठीक है, इतने सीधे समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यू आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, चलिए हाँ, अब ये चीज़ें देखते हैं, यहाँ से आपका थोड़ा मैथमेटिकल शुरू होने वाला। ठीक ना, अब यहाँ से जो टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में आने लायक सब चीज़ें अब आएगी। ठीक है, इसलिए जो इंट्रो हैं, जो बेसिक है, उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से तगड़ा बनाइए। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट अगर मजबूत रहेगा ना, तो आप बड़ी से बड़ी जो चैलेंजेस आएंगे ना आपके सामने, उसको आप पार कर जाओगे ना। जैसे देखो एक आप घर बना रहे हो, ठीक ना, घर बना रहे हो, अगर उसकी नींव ही मजबूत नहीं है तो भैया आप कितने भी बड़े घर बना लो, वो टिक नहीं पाएगा। ठीक ना, कुछ सालों के बाद क्या हो जाएगा, वो ढह जाएगा, है ना। तो इसलिए नींव को मजबूत बनाया जाता है हर मकाम का, ताकि वो सालों साल टिका रहे। तो सेम वही चीज़ फॉलो होता है आपके लिए भी। अगर आप बेस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझोगे, तब आप बड़ी बिल्डिंग्स, यानी कि जो बड़े उसके एप्लीकेशन है, उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा भी, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने भी पढ़ा। ठीक ना, फिर हमें निकालना है क्या चीज़ है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम मैथमेटिकल्स में और क्या देखे, डेरिवेशंस में पहले जो देखे थे क्या चीज़, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर दूसरा देखे थे कि n बिंदु आवेशों के कारण, मतलब अनेक बिंदु आवेशों के कारण मतलब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने देखा था। ठीक है, वो बिंदु आवेश के कारण ऐसे था। ठीक ना, लेकिन अब ये बोल रहे क्या चीज़, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इसमें जो है वो -q भी रहेगा और +q भी रहेगा। तो इससे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। राइट बात। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो मानक परिस्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता दो स्थिति में ज्ञात करते हैं। पहला जो है वो अक्षीय स्थिति, और दूसरा जो है वो निरक्षीय स्थिति। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अक्षीय स्थिति मतलब क्या चीज़ है, जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक ना, तो जो अक्षीय स्थिति है वो हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस को समझोगे। ठीक ना, और निरक्षीय स्थिति में क्या चीज़ है, वाई एक्सिस को समझोगे, है ना। तो इस टाइप के आप चीज़ों को रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या अक्षीय स्थिति क्या होता है। फिर अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम अक्षीय स्थिति देखते हैं कि क्या चीज़ होता है। देखो, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को,
जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। मतलब अगर ये आपका द्विध्रुव अक्ष है ना, ये माइनस क्यू है और ये क्या चीज़ है आपका प्लस क्यू है, तो इसको अगर हम बढ़ा रहे हैं और इसी बढ़ाए गए लाइन में क्या चीज़ है आपका कोई बिंदु है मान लेते पी, इस पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़ की अक्षीय स्थिति में है बोलेंगे। ठीक है, फिर से बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष, ठीक ना, इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति को ही अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, ये अक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है। ठीक ना, फिर से एक बात, क्या चीज़, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है बढ़ाई गई द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होते हैं तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको और समझते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्जेस आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, प्लस क्यू चार्जेस दिख रहे हैं। तो ये जो दोनों मिलकर क्या बनाया, ए बी है ना, ए पर क्या चीज़ प्लस क्यू चार्जेस है और बी पर क्या है माइनस क्यू चार्जेस है, तो दोनों मिलकर क्या बनाया, वैद्युत द्विध्रुव बनाया। अब अक्षीय स्थिति क्या बोल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को बढ़ाने पर, है ना, मतलब हम इस लाइन को और बढ़ा दिए तो इस पर अगर कोई बिंदु है तो इस द्विध्रुव के सापेक्ष इस बिंदु को हम किस स्थिति में कहेंगे, अक्षीय स्थिति में कहेंगे। अगर वैद्युत द्विध्रुव को बढ़ा रहे हैं लाइन को उसकी और उसी लाइन पर क्या चीज़ है आपका कोई बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जो भी बिंदु है वो इस द्विध्रुव के सापेक्ष क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हमको जो है वो अक्षीय स्थिति पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी, तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, मतलब उसकी व्यंजक निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर आपको लोग को वीडियो समझ में आ रहे हैं है ना, तब आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इसको देख सके और समझ सके। ठीक है, चलिए हाँ, अब हमें क्या निकालने हैं, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक ना, चलो मान लेते हैं क्या चीज़ है आपका जो ए बी है वो क्या चीज़ है आपका वैद्युत द्विध्रुव है। एक्चुअली इसको मैं जो है वो अपनी कॉपी में बनाया हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से बेहतर तरीके से इसकी जो गणितीय व्यंजक को समझ में आए, तो एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यही से स्टार्ट है। देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट आपके पास है क्या चीज़, अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। हम आज की इस वीडियो में अक्षीय स्थिति पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम निरक्षीय स्थिति पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अक्षीय स्थिति की परिभाषा है यहाँ पर। ठीक है, कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाई गई द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, और निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके व्यंजक के बारे में हम देखेंगे। एक बार इसको ना इरेज कर लेते। ठीक है, आप लोग इसकी नोट्स बनाते चलिए अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में, है ना, और जहाँ पर ये गणितीय वाली चीज़ें आती हैं ना वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके, है ना, हेल्प ले सकते हैं। इसकी जो बनाया हूँ उसको क्या आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर साथ साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ साथ लिखना उतना बेटर नहीं होगा क्योंकि एकदम फेस टू फेस तो हम पढ़ नहीं रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर पढ़ रहे, रिकॉर्डेड वीडियो है ना। तो आप लोग के लिए अच्छा होगा कि आप लोग क्या कर लो, उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर लो, लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजक हमें निकालने, ठीक है, तो व्यंजक निकालने हैं तो हम मान कर चलेंगे, माना हमारे पास जो ए बी है ना, ये ए से लेकर बी, ये क्या चीज़ है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर
बना हुआ है, ठीक ना, जिसके बीच की दूरी, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है, मतलब जो a से b तक की जो दूरी होगी कितनी होगी, 2a होगी, ठीक है। अब हम मानकर चलते कि ए बी के जो मध्य बिंदु यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर मान लेते क्या चीज़ है, बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर क्या चीज़ है, बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस क्यू चार्जेस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी, और माइनस क्यू चार्जेस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो है वो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की गुण में एक गुण हमने पढ़ा था क्या, कि जो धनावेश होती है, धनावेश अगर हैं तो धनावेश के जो विद्युत क्षेत्र है, धनावेश के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है, उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो धनावेश से प्रारंभ होकर क्या होती है, अनंत तक जाती है। यानी कि अगर हम धनावेश की बात करें तो यहाँ से जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, ठीक है। और ये जो है क्या होती है, बहिर्मुखी होती है। लेकिन माइनस चार्जेस अगर हैं तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, अंतर्मुखी होती है, यानी कि अनंत से क्या करता है, ये ऋणावेश की ओर आती है, इसलिए ये अनंत से यहाँ से आ रही है। आई बात समझ में, कि जो E1 की डायरेक्शन इधर क्यों है और E2 की डायरेक्शन इधर क्यों है। तो प्लस क्यू चार्जेस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है ना, और माइनस क्यू चार्जेस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। इतना समझ में आ गया, ठीक। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ना। चलिए अब इसमें देखो, जो अभी मैंने बोला चीज़ें यहाँ तक तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है, आप लोग थोड़े से पढ़ लीजिए इसको, ठीक ना। चलिए इतना सेम है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले जो है वो अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु P पर क्या निकालने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। तो चलिए अब हम मान लेते क्या चीज़, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हम ये निकालेंगे। ध्यान से समझना, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। अब बिंदु A को देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पर देखो ये बिंदु A है, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहले निकालेंगे, ठीक ना। फिर हम निकालेंगे कि बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू चार्जेस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो परिणामी तीव्रता होगी बिंदु P पर वो निकालेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलो तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु E पर स्थित प्लस क्यू चार्जेस के कारण क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ओके। तो चलो हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन क्या होती है, आर स्क्वायर होती है। तो सेम यही तो लगाएंगी। E1 क्या होगा आपका, E1 मानकर चल रहे हैं ना कि प्लस क्यू चार्जेस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या मानकर चल रहे हैं, E1 मानकर चल रहे हैं। तो 1/4πε0 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या चीज़ होते हैं, आर क्या चीज़ होता है, वो जो आवेश हैं और जो बिंदु P वहाँ तक की दूरी है, यानी कि A से P तक की दूरी, तो AP स्क्वायर होगा। आर की जगह क्या लिखेंगे, AP स्क्वायर लिखेंगे। आई बात समझ में, है ना। तो एक बार और देख लेते हैं इसको डायग्राम को, जो AP स्क्वायर क्या चीज़ है ना। आपका देखो आर क्या चीज़ है, ये इस प्लस क्यू से इस P तक की दूरी है आर, ठीक ना। तो मतलब जो परिभाषा जो हमारी मेन होता है फॉर्मूला ना, उसके अकॉर्डिंग आर क्या होगा, A से P तक की दूरी, ठीक है। तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग ये कंफ्यूज मत होना, क्या ये आर बता रहे हो भैया आप, है ना, और आप लिख रहे हो इसको यहाँ से यहाँ तक यार। वो जो हम पिछले जो वीडियोस में, पिछले जो टॉपिक्स में ये जो आर नोटेशन यूज़ किए थे वो किसके लिए यूज़ किए थे, ये मैं बता रहा हूँ कि एक था क्यू आवेश और एक था Q0 आवेश। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होता था, आर होता था, जिसको हम आर स्क्वायर लिखते थे, ठीक ना। जो फॉर्मूला में हम यूज़ करते थे कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर क्या चीज़ है, वहाँ पर आर स्क्वायर का था क्यू और Q0 आवेश के बीच की दूरी, लेकिन यहाँ पर जो आर स्क्वायर की जगह क्या है, AP स्क्वायर, ठीक ना। A से P तक की दूरी ये होगी, यानी कि AP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर एक्चुअल में दूरी क्या है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है। तो अगर हमें AP चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो पूरी R में से अगर हम माइनस कर देते हैं ये इतना को, OA को, ठीक है। अब OA की वैल्यू कितना होगी, यहाँ पर देखो
ए बी की वैल्यू कितनी है 2a है, और ओ क्या चीज़ है इसकी, ए बी का मध्य बिंदु है ना। तो डेफिनेटली ओ से ए तक की दूरी कितनी होगी, ए होगा, और ओ से बी तक की दूरी भी कितना होगा, ए होगा, तभी तो दोनों जुड़कर 2a बनाएगा क्या। ठीक, तो अगर ए पी की दूरी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे आर में से अगर माइनस कर देते हैं इस ए को, तब हमको क्या मिल जाएगा, ये ए पी मिल जाएगा। राइट बात, फिर से एक बार समझ लेते हैं, एक बार इरेज करके ना इसको फिर से देखिए। ए पी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए पी हमें चाहिए तो हम ओ पी में से अगर माइनस कर दें ओ ए को, तो हमें क्या मिलेगा भैया, हमें रिजल्ट ये मिलेगा, ए पी मिलेगा। अब आर में से माइनस करेंगे ओ ए, तो ओ ए क्या चीज़ है, ए है, तो आर माइनस ए लिखेंगे, यानी कि ए पी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे आर माइनस ए का स्क्वायर। आई बात समझ में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही ये ए पी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यों अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ पर आर माइनस ए स्क्वायर क्यों लिखा है, समझ में आया, ये जो है वो ए पी की लंबाई है। आई बात समझ में। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु पी पर जो स्थित है ना माइनस क्यू आवेश, उसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। अब ये माइनस क्यू चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्जेस था, तो इसलिए प्लस क्यू यहाँ पर आया। अब प्लस को थोड़ी ना लिखते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि जो क्यू है उसकी जगह हम माइनस क्यू लिखेंगे। ठीक है, और ए पी है उसकी जगह हम बी पी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी दूरी क्या हो जाएगी, फिर बिंदु बी पर स्थित है, मतलब बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण हो रहा है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बी पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो E2 की जो वैल्यू होगी 1/4πε0, और Q के जगह हो जाएगा माइनस क्यू। माइनस क्यू किस लिए आया, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना, जो BP स्क्वायर है मतलब जो E2 है उसकी दिशा क्या है, PB की तरफ है, और उधर E1 की जो दिशा क्या थी, AP की तरफ था, और ये PB की तरफ ऐसे ही। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हमें बीपी की दूरी हमें पहचाननी कि बीपी क्या चीज़ है ना। तो यहाँ पर है आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अभी आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैसे है उसको देखते हैं। बीपी को जो डायग्राम है उस पर जाती है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बीपी निकालना है, मतलब हमें यहाँ से बी से लेकर पी तक की दूरी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर है, और हमें एक्स्ट्रा और ऐड करनी है ओ से लेकर बी तक, है ना। तो ओ से लेकर बी तक की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी, है ना, क्योंकि यहाँ तक कितनी है, ए है, तो ये भी कितना होगा, ए होगा, फिर दोनों मिलकर तो 2a बनेगा ना। तो इतना, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, बीपी चाहिए। तो अगर हम इस आर को और इस ए को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ मिलेगा बीपी। अगर हम आर और ए को ऐड कर दें, यानी कि जोड़ दें, यानी कि बीपी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर प्लस ए लिखेंगे। आई बात समझ में। आई होप यू आप लोग को ये जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। मतलब बीपी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक, अब हमें समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, जिसमें हमने E1 और E2 निकाल लिया। ठीक है, अब हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, तो जो E1 और E2 जो निकाले उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो E1 है, E1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, E2 की वैल्यू हो गया, यहाँ पर माइनस क्यू आया था और यहाँ पर आर प्लस ए आया था। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, उसको जमाएंगे। ठीक है, कैसे जमाते हैं थोड़ा सा इधर अब देखते जाइएगा। सिंपल स्टेप से मैं इसको पूरा सॉल्व किया हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर जो कि क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस क्यू चार्जेस था। ठीक है, ये तो ये एज इट इज़ है, पूरा ये वाला टर्म जो है पूरा एज इट इज़ है। ये वाले टर्म में देखो क्या चीज़ है, आपका ये जो माइनस क्यू आवेश था, इसको माइनस को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। इस कारण से क्या हो गया, माइनस जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, ये तो समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो माइनस में था, माइनस को हमने बाहर निकाला, दैट मीन्स यह चीज़ यहाँ पर माइनस आ गया। राइट बात। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, इसको देखो, अब दोनों में ही यहाँ पर भी
1/4πε0 है, यहाँ पर भी 1/4πε0 है, यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी क्या है q है। ठीक है, तो हम दोनों से इतनी चीज़ें जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इतना चीज़ें जो है हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हमने दोनों से क्या कॉमन ले लिया, q/4πε0 ये कॉमन ले लिया। तो भैया इसके पास बचा क्या, है ना, ये तो कॉमन ले लिए, है ना। तो इसके पास बचा क्या, इसके पास बच गया 1/r-a² और इसके पास बच गया माइनस के साथ में 1/r+a²। इतना चीज़ें यहाँ पर बच गई। ठीक है, तो जिसको हमने क्या किया, अंदर में लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और बस लिखना है। ठीक ना, बनाते जाना है। मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट है उसको भी बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मैंने उसको इजी वे में ही समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया ना आपको कैसे कैसे हम कॉमन निकाल रहे, तो चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए देखो, बस उससे हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है ना, ये हो गया क्या चीज़, आपके ऊपर में 1 था तो r+a² और माइनस करके क्या हो जाएगा, r-a²। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक, देखो सेम ना, यहाँ से इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, r+a² यहाँ पर आएगा, माइनस का साइन लगेगा और इधर से ये जाएगा तो r-a² होगा और नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स क्लियर। ओके, ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब हम जो सर्व समीकरण जानते हैं ना, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है क्या, a+b² a-b² और a² - b², ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक ना, बस उसी को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखो ये q/4πε0 तो अभी सेम टू सेम है। ठीक, इसको ओपन करते हैं तो ये जो है पास क्या चीज़, a+b² के फॉर्म में दिख रहे हैं और ये वाला जो टर्म है वो क्या दिख रहा है, a-b² के टर्म में दिख रहे हैं। ठीक ना, तो इसकी जो फॉर्मूला होता है बस क्या होती है कि a+b² होता है a² + 2ab + b², ये होते हैं। ठीक है, और a-b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b² होते हैं। ठीक, तो यही अप्लाई किया है। देखो ये r² हो गया, ठीक ना, प्लस 2ar प्लस कितना हो गया, a² हो गया। यहाँ पर ये माइनस साइन था इसलिए हमने माइनस साइन लिया और ब्रैकेट में ना r² और ये हो जाएगा -2ar और ये प्लस हो जाएगा बस कितना, ar। इतना चीज़ें समझ में आता है, सिंपल मैथमेटिक्स से कोई ज़्यादा वाली बात नहीं है, है ना। अब नीचे को देखो, नीचे में क्या है, इसकी भी पावर कितनी है, 2 है और इसकी भी पावर 2 है। तो हम दोनों को कॉमन पावर ऊपर में लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ सर्पाकार कोष्ठक में बंद कर दिए और ऊपर में क्या लिख लिए, 2 लिख लिए। दोनों का मतलब एक ही है। जैसे अगर लिखो क्या, ab² है मान लो, तो इसको आप ओपन करोगे तो क्या होगा, a² और b² होगा, है ना। मतलब एक ही है कि आप a² और b² को क्या लिख सकते हो, ab² लिख सकते हो। सेम वैसे ही ये a² है मान लो और ये b² है, तो दोनों का हमने गुणा करके क्या हो गया, ab² हो गया। सेम ऐसे ही हुआ। ठीक, तो ये चीज़ें जो है वो ऐसी अच्छा, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर देखो कोई ना कोई सर्व समीकरण लग रहा है, तीसरा सर्व समीकरण क्या, a - b × a + b = a² - b²। बस यही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं। देखो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है ना। आप लोग चाहो तो अपने कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे कि हमने यहाँ पर ये चीज़ें की हैं। ठीक है, चलिए अब देखो जो कट रहा था यहाँ पर देखो थोड़ा सा ना, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा, यानी कि ये प्लस में था, प्लस r² था वो माइनस r² हो जाएगा। ये -2ar है वो हो जाएगा +2ar। ठीक ना, और ये a² है प्लस में, तो माइनस अंदर में जाएगा, क्या हो जाएगा, वो -a² हो जाएगा। बस इतना सिंपल तो है। ठीक ना, तो चलिए बस यहाँ पर वही किया गया है ना, ब्रैकेट्स ओपन किया गया है। ठीक ना, और नीचे जो आपके पास यूज़ हुआ है फॉर्मूला ये वाला, ठीक ना, a - b a+b² होता है ना आपका, a - b और ये आपका a+b = a² - b²। तो यही तो दिख रहा है, a - b a+b का मतलब a+b इतना दिख रहा है, पूरा इतना बस को देख रहे हो ना, ऊपर को मत देखो। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, r² - a² लिखेंगे, सेम इसी जैसा a² - b²। तो सेम क्या हो जाएगा आपका r² - a²। तो बस वही है, r² - a² और पूरे का क्योंकि क्या था, स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब ऊपर में जो जो चीज़ें कट रही हैं उसको हटा देते हैं, जो चीज़ें नहीं कट रही हैं उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, चलिए तो ऊपर में क्या क्या कट रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर कट रही है, यहाँ से आर स्क्वायर कट रही है, यहाँ से ए स्क्वायर कट रहा है, यहाँ से ई स्क्वायर कट रहे हैं, तो बाकी टू ए आर तो नहीं कटेगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या बचा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा क्या होगा, दोनों को जोड़ते हैं, टू ए आर कितना हो जाएगा, फोर ए आर ऊपर में बचेगा और नीचे आपका सेम टू सेम है आर ए मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक, ओके ठीक ना। देखो टू ए आर प्लस टू ए आर और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या हो गया, फोर ए आर और यहाँ पर हो जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, अब हम जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं। ठीक ना, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी इज इक्वल होता है टू ए क्यू, ये होता है। तो यहाँ पर देखो ऊपर को देखो, ठीक ना, ऊपर को इतना है ना, यहाँ से हम चार को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू लिख सकते हैं। यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर क्यू भी है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं टू इंटू टू ए क्यू लिख सकते हैं। और जो टू ए क्यू है एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये पी है। आई बात समझ में, है ना, मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में यही करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में इसको जमाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखो, ये 1/4πε0 हमने लिख लिया, है ना। उसके बाद ये जो 4 है उसको हमने 2 इंटू टू कर लिए, है ना। और ए क्यू, यहाँ पर ए था यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ए क्यू और इंटू आर, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट भी इसलिए लिखा है क्योंकि हम भैया पी इज इक्वल क्या जानते हैं, टू ए क्यू जानते हैं करके। ठीक है, उसको जमाए हैं। ठीक है, ताकि हमें फॉर्मूला क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टू ए क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप में वही किया गया है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, टू ए क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, क्योंकि भैया पी इज इक्वल क्या होता है, टू ए क्यू होता है। ठीक है, पी क्या चीज़ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, अब देखो ऊपर में क्या है, टू पी आर है, अपॉन नीचे में क्या चीज़ है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। अब ये देखो कि जो आर है, आर क्या था, आर क्या था, तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु पी के बीच की दूरी था। और ए क्या था, ए जो है वो इस वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु ओ, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए था। तो डेफिनेटली जो आर होगी वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन ए होगा, मतलब ए जो है वो बहुत ही छोटा होगा, है ना। मतलब हम आर की तुलना में ए को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, उसके वैल्यूज़ को कम कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ठीक, तो नीचे से हम ए को क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को हटा देंगे। ठीक है, यही करेंगे। आई होप यू आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना जो डेरिवेशंस है। ठीक है, मैं जितना हो सकता है इसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आगे वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया आपको। तो हम क्या करेंगे, ए इज़ लेस देन क्या चीज़ है आपका, इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक है, मतलब बहुत ही कम है आर की तुलना में, तो हम ए को क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं और ए को गायब कर देते हैं, मतलब ए को हटा देते हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो हमने ए स्क्वायर को हटा दिया, तो सिर्फ क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, और दोनों का पूरा क्या था, होल स्क्वायर था, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, आर स्क्वायर की पावर में स्क्वायर बचेगा, यानी दैट मीन्स क्या चीज़, आर की पावर 4 बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यही देखो, आर की पावर 4, एक आर ऊपर से कट गया, एक आर नीचे से कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 2p और नीचे क्या बच गया, आर क्यूब बच गया, आर की पावर 3 बच गया। ठीक है, ठीक, देखो अब बच गया सिर्फ क्या चीज़, यही ना। तो ये जो यही बचा आपके पास, ई इज इक्वल से क्या चीज़ है आपका 1/4πε0, यहाँ से 2p और यहाँ से आपका क्या चीज़ है, आर क्यूब। यही क्या चीज़ है, यही जो है वो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, तो यही आपके पास क्या चीज़ है, अक्षीय स्थिति में। तो फॉर्मूला आपको याद रखनी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक ना, तो 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन क्या होती है, आर क्यूब होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। तो फिर से एक बार चीज़ों को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने किया, क्या क्या स्टेप्स हमने किया। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया करके, जस्ट एक बार। ठीक है, चलिए देखो,
सबसे पहले अक्षीय स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति क्या होते हैं कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति में कहते हैं, ठीक है। अब अक्षीय स्थिति में तो दो आवेश हो गया, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग जो है वो वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं, मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ उससे भी आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे, है ना। स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या निकालनी है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। यानी कि आप E1 निकाल लिए और E2 निकाल लिए, ठीक है। अब हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता, तो बिंदु पी पर हमने परिणामी तीव्रता निकाली कैसे, E = E1 + E2C। आई बात समझ में, है ना। अब जब E1 + E2 निकाल लिए तो उससे जस्ट सिंपल क्या किया हमने, मैथमेटिकल उसको आगे बढ़ाया, एक्सपांसन की उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था उस फॉर्मूला में उसको जमा दिए 2AQ के फॉर्मूला में, ठीक ना। तो वहाँ पर P लिख लिए, फिर जो जो चीज़ें कट रही थी उसको कटा दिए R, और हमने क्या किया, लास्ट जो स्टेप था उसमें हमने क्या किया, आर ए मतलब ए इज़ लेस देन क्या चीज़ है, वेरी वेरी लेस देन ए था, है ना। तो हमने ए को क्या किया, नगण्य मान लिया, है ना। दैट्स ऑल, आपका जो रिलेशन था वो मिल गया। E = 1/4πε0 2p/r³। तो आपको ये फॉर्मूला जो है अच्छे से याद रखनी है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये वाली जो फॉर्मूला है ये होता है, ठीक है। आई होप ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, जो डेरिवेशंस हैं वो आपको समझ में आया होगा, परिभाषाएं क्लियर हो गई होगी, है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, ठीक है। चलिए।